नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे लिपि रहित भारतीय भाषाओं का संदर्भ एवं लिपि निर्माण, यानी जिन भाषाओं की लिपि नहीं थी उनकी लिपियों का निर्माण कैसे किया गया। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत बहुभाषी देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। इनमें से कई भाषाएं प्राचीन काल से मौखिक परंपरा का हिस्सा थी, पर उनके पास स्वतंत्र लिपि नहीं थी। यानी मौखिक तौर पर तो वो भाषाएं प्रचलित थी, लेकिन स्वतंत्र लिपि उनके पास नहीं थी। इन्हें लिपि रहित भाषाएं कहा जाता है। बाद में शिक्षा, प्रशासन और साहित्य के विकास के कारण इन भाषाओं के लिए लिपि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि जो केवल मौखिक भाषाएं हैं उसके द्वारा शिक्षा देना या प्रशासनिक कार्य करना सरल नहीं है। इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ी? लिपि की आवश्यकता हुई। लिपि रहित भारतीय भाषाओं के संदर्भ की अगर बात करें तो भारत में ऐसी अनेक भाषाएं थी जिनकी अपनी स्वतंत्र लिपि नहीं थी। जैसे सबसे पहली जो भाषा है संथाली, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहले इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता था, बाद में बंगाली और ओडिया लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन अपनी मूल लिपि इसके लिए नहीं थी। दूसरी आती है वोडो, पहले बंगाली और देवनागरी में लिखी जाती थी, इसकी भी स्वतंत्र लिपि नहीं थी। कोंकणी, कुछ क्षेत्रों में देवनागरी, कन्नड़ और रोमन कई लिपियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता था, जहाँ कुछ क्षेत्रों में कोंकणी बोली जाती है। मिज़ो, गारो, खासी ये पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं। पूर्वोत्तर जो भारत है उसकी भाषाएं हैं। मिशनरियों द्वारा रोमन लिपि लागू होने से पहले ये मौखिक परंपरा में थी। यानी ये तीनों ही भाषाएं पहले मौखिक थी, बाद में रोमन लिपि का इस्तेमाल इनके लिए होने लगा। भीली, गोंडी और कुडूख हो ये भी भाषा है। बहुत समय तक ये सिर्फ मौखिक भाषाएं रही, बाद में इनका लिप्यांकन अन्य लिपियों में किया गया। यानी वो ये लिपि रहित भाषाएं हैं जिनकी स्वयं कोई भाषा नहीं थी। संथाली है, वोडो है, कोंकणी है, मिज़ो, गारो, खासी है, भीली, गोंडू, कुडूख और हो है। इनकी अपनी लिपि नहीं थी, बाद में इनके लिए अन्य लिपियों का प्रयोग करके इनको लिखने का कार्य शुरू हुआ। लिपि रहित भाषाओं के मौखिक स्वरूप की अगर विशेषताओं की बात करें तो एक तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक से संचरित रही, यानी मौखिक एक दूसरे से सुन सुनकर इन भाषाओं का विकास हुआ। कहानियों में ही मिलती है, गीत और लोक कथाएं इसका मुख्य माध्यम रही इनके विकास का। इनकी ध्वनियाँ स्पष्ट, पर लिखने की परंपरा न के बराबर थी। यानी बोलने में तो इनकी ध्वनियाँ स्पष्ट थी, लेकिन लेखन में इनका प्रयोग नहीं था। सांस्कृतिक पहचान बहुत गहरी है, पर लिपि के अभाव में साहित्यिक संग्रह इनका सीमित था। यानी संस्कृति तो इनकी काफ़ी गहरी है। जो मौखिक है, मौखिक रूप में, चाहे वो कहानियों में देखें, गीत या लोक कथाओं में, इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बहुत अच्छी है, लेकिन लिपि के अभाव में साहित्यिक जो संग्रह होना चाहिए वो इनका इतना नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कि लिपि निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, शिक्षा के प्रसार के लिए बिना लिपि के भाषा का विद्यालयीकरण संभव नहीं था, यानी विद्यालय में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। दूसरा, साहित्य के संरक्षण के लिए लिखित साहित्य के अभाव में सांस्कृतिक सामग्री नष्ट हो जाती है, तो साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए लिखित साहित्य की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसके माध्यम से जो हमारी प्राचीन परंपराएं और संस्कृति है उसको सहेजा जा सके। प्रशासनिक कारण भी रहे, सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज और संचार के लिए लिपि की आवश्यकता थी। भाषाई पहचान के लिए भी लिपि की आवश्यकता रही, क्योंकि अपनी स्वतंत्र लिपि होने से भाषा को सांस्कृतिक पहचान मिलती है। जैसे देवनागरी हिंदी की लिपि है, तो हिंदी को एक पहचान मिलती है कि उसके लिखने का ये तरीका है, तो उसकी सांस्कृतिक पहचान मिलती है। अब बात करते हैं कि लिपि निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई। दो प्रकार से लिपियों का निर्माण हुआ। एक तो नई लिपि का निर्माण, जो कि स्वतंत्र लिपि बनाना, जिसमें कुछ भाषाओं के लिए नई लिपियां तैयार की गई, जैसे संथाली है। ओल चिकी लिपि, इसका निर्माण किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया। उद्देश्य क्या था? संथाली
समुदाय की स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान बनाना, जिसे आज संविधान में मान्यता मिल गई है, किसको? संथाली भाषा को। गोंडी लिपि गोंडी भाषा के लिए इस्तेमाल होने लगी है, इसका निर्माण किया गया। कुछ क्षेत्रों में देवनागरी और तेलुगु पर आधारित ये लिपि रही है, पर स्वतंत्र लिपि भी इसके लिए बनाई गई, जिसका नाम क्या है? गोंडी लिपि। कुड़ूख तोलोन लिपि इसके लिए बनाई गई और हाल के वर्षों में ही इसे विकसित किया गया। अन्य प्रचलित लिपियों को अपनाना, कई भाषाओं में नई लिपि न बनाकर किसी स्थापित लिपि को अपनाया गया, यानी जो पहले से प्रचलित है, जैसे देवनागरी लिपि पहले से चल रही है तो अन्य लिपियों को अपना लिया। जैसे वोडो ने देवनागरी को अपनाया, कोंकणी ने देवनागरी को अपनाया, मणिपुरी ने मैतेई मयक जो कि नई संस्कृत है लेकिन पहले बंगाली लिपि का इस्तेमाल होता था। भीली, हो, गारो और खासी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन साथ साथ इसके लिए देवनागरी लिपि का भी प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ देखें तो लिपि निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत निर्धारित किए गए। देखिए, जब भी कोई नई लिपि बनती है तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या है? भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति, यानी भाषा से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो किस प्रकार की है, क्या उसे लिखित रूप दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो भाषा की ध्वन्यात्मकता को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा क्या है? उच्चारण और ध्वनियों की संख्या कितनी है, जो बोली जा रही है क्या वो ध्वनियों की संख्या कितनी है। जैसे देवनागरी लिपि की संख्या, जो ध्वनियों की संख्या है वो निश्चित है, उसी प्रकार रोमन की संख्या निश्चित है, गुरुमुखी लिपि की जो ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या निश्चित है। तीसरा क्या है? अक्षरों का वैज्ञानिक क्रम, यानी हमारे मुख ध्वनियों की जो स्वर यंत्रियां हैं, स्वर तंत्र जो हमारे मुख में है, उसके अनुसार वैज्ञानिक स्तर पर वो क्रमानुसार उसका उच्चारण हो पाए, किनका? अक्षरों का। चौथा क्या है? सरलता और लिखने में वो सहज हो। पांचवा क्या है? समुदाय की सांस्कृतिक पहचान वो लिपि हो। और छठा क्या है? शिक्षा में प्रयोग की सुविधा उसमें होनी चाहिए। अगर अकेला ये प्रश्न आता है लिपि निर्माण के सिद्धांत बताएं, 5 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाता है, अगर 7 नंबर में भी पूछ लिया जाए तो आप इसका उत्तर इसी प्रकार से देंगे। पहले आप बताएंगे कि लिपि क्या है, पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि लिपि क्या है। उसके बाद आप ये बताएंगे, ये 6 पॉइंट लिखेंगे और इनको विस्तार से बताएंगे। इन 6 पॉइंट को जैसे मैंने यहाँ पर बोल कर बताया है। पहला पॉइंट बनाएंगे भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति, फिर 2 लाइनों में उसको विस्तार देंगे, फिर दूसरा, तीसरा, और इसी तरह से 6 के 6 पॉइंट लिखेंगे और अंत में इसका निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। ये आप बात ध्यान में ज़रूर रखें। देखिए, बड़े प्रश्न भी इन्हीं में से निकल कर आते हैं, छोटे प्रश्न भी इन्हीं में से निकल कर आते हैं। अगर आपने एक प्रश्न अच्छे से किया है तो इसमें से सभी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अगला है लिपि निर्माण का क्या महत्व है। देखिए, भाषा का साहित्य समृद्ध हुआ, यानी जब लिपि का निर्माण किया गया, उसमें उस भाषा को जब लिखा गया तो उस भाषा का जो साहित्य था वो समृद्ध हुआ। सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण हुआ, यानी जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी वो सुरक्षित हुई। शिक्षा और प्रशासन में इसका उपयोग बढ़ा। भाषा की स्वतंत्र पहचान और उसको गौरव मिला। भाषा की स्वतंत्र पहचान हुई और उसको गौरव मिला। संविधान में मान्यता मिलना, जैसे संथाली और वोडो पहले लिखित नहीं थी, लेकिन लिखित रूप में आते ही संविधान में इनको मान्यता दी गई। तो यहाँ पर भी जो ये है ये पॉइंट बनेंगे और आप इन पॉइंट को विस्तार से ज़रूर लिखें। कुछ बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि मैडम ये लिखने के बाद क्या इतना पॉइंट लिखने से हमें उत्तर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप इनको पहले लिखेंगे, फिर इनका विस्तार से जब उत्तर देंगे, विस्तार से इनको वर्णित करेंगे, तो ही इनका उत्तर आपका पूरा हो पाएगा। अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें कि लिपि रहित भारतीय भाषाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता की अनमोल धरोहर थी, यानी हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो लिपि रहित भाषाएं थी वो अपना पूरा कार्य कर रही थी। लिपि निर्माण और लिपि अपनाने की प्रक्रिया ने इन भाषाओं को शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और पहचान के नए द्वार दिए। इससे भारतीय भाषाई परंपरा और ज़्यादा समृद्ध हुई और अनेक समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने का अवसर भी मिला। तो ये आज का हमारा प्रश्न था, लिपि रहित भारतीय भाषाओं का संदर्भ और लिपि का निर्माण। देखिए, लिपि का निर्माण क्यों किया गया, क्या इसकी खासियत थी, ये आज हमने इस लिपि निर्माण का महत्व क्या है इसके बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।